हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है दैट इज ऑन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन अपने को इससे आते हैं। ये टॉपिक बहुत बार रिपीटेड पूछा था और अपने आप को अगर बताऊं आपको मैं तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़े बड़े वो नहीं है कि, लेकिन इससे अगर क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। और इसके बाहर जितना मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपने मेरा सॉइल वाला वीडियो देखा होगा तो समझा होगा कि किस तरह से मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये जो 5 आप देख रहे हैं ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इसके अलावा भी एक ऐसा स्फेयर बोलते हैं ओजोनोस्फेयर कहाँ पे है, आइनोस्फेयर कहाँ पे है। तो ये सब आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाहर आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आपको जो टेबल दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप जो लेयर देख रहे हैं एटमॉस्फेयर की, इन्हीं से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो तो बता दूंगा मैं कितने आते हैं, और भी जो चीज आपके डाउट रहेंगे मेरे हिसाब से वो क्लियर हो जाएंगे। बस आप लास्ट तक बने रहे, इतना रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आपके लिए रहेगा। चलिए, और इसके बाद आपको बताऊंगा कि गैसेस का क्या रोल है और कितने टाइप की गैसेस हैं, वाटर वेपर का क्या रोल है, CO2 का क्या रोल है, बहुत सारी और चीजें हैं, वो भी क्लियर करेंगे। बट पहले समझ तो ले। चलो, अब पहले आपको बता देता हूं कि एटमॉस्फेयर बना कैसे, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्टली बताऊंगा तो फिर मतलब नहीं है कुछ। तो देखो, अभी थोड़ा सा हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तो मैनेज कर लेना यार, थोड़ी चीजें अपने हिसाब से भी समझ लेना। ओके, तो देखो, ऐसा मैं बोलता हूं कि जो प्री मॉड्यूल टाइम मतलब जैसा हम ऐसा हाइपोथेसिस है, हम मानते हैं ऐसा कि जब अर्थ एग्जिस्ट, मतलब एक तरह से शुरुआती दौर पे, बिल्कुल बहुत मिलियंस ऑफ ईयर अगो, तो उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था, उस टाइम पे जो हमारे प्री मॉड्यूल एटमॉस्फेयर इसको बोलते हैं, बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ, ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था वो। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें जब सोलार रेडिएशंस आई तो सोलार रेडिएशंस ने इस पूरे एटमॉस्फेयर को ब्रेक किया। एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम मतलब मैं सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे लाखों साल बाद, वोल्कनाइजेशन स्टार्ट हुआ। आपको पता है ना, वोल्कनाइजेशन से अर्थ के अंदर से लावा निकलता है, ये बात आपको पता होगी। चलो, वो टॉपिक भी कराऊंगा आपको मैं अलग से, लेकिन अभी चलो उतने पे अपने आप को फोकस करते हैं। तो उसमें से नंबर ऑफ गैसेस निकले जब वोल्कनाइजेशन निकला ऐसे। तो आपको पता है यहाँ से लावा निकल रहा है, मैग्मा अंदर होता है, लावा बाहर होता है, आपको बात पता होगी, दोनों एक ही बात है, बट बस डिपेंड करती है कि प्रेजेंट कहाँ पे है। तो जब बाहर निकला, रिलीज हुआ, तो उसके साथ और भी बहुत सारी गैसेस निकली। उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट गैस निकली, उसका नाम है वाटर वेपर। अब देखिए, वाटर वेपर आपको लग रहा होगा बहुत छोटी मोटी गैस है, नहीं भाई, वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट गैस है यहाँ पे। और आपको पता है कि ग्रीन हाउस में जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं, ग्रीन हाउस में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गैस की, तो वाटर वेपर उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गैस है, भूलना मत कभी। साइंस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ऑप्शन देते हैं वो लोग, वाटर वेपर उसमें वो डाल देते हैं। सबको लगता है वाटर वेपर कैसे होगा, ये तो हमारे आसपास मौजूद है, हमारे लिए बेनिफिट है। नहीं नहीं नहीं, वाटर वेपर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गैस इन द कंपोजिशन ऑफ द ग्रीन हाउस। ओके, ठीक है, वाटर वेपर अभी निकला, अब उसका इंपैक्ट, और जितने गैसेस थे ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वाटर वेपर में मिक्स हो गए हो, और बहुत सारों बाद, अब जब पहला स्टेप तो ये हो गया भाई, अपना हाइड्रोजन और हीलियम का प्रीमॉर्डियल इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था। फिर सेकेंड स्टेप हुआ हमारा, सोलार रेडिएशन आई, उसके बाद उसके बाद वल्कनाइजेशन स्टार्ट हुआ। देन अब फोर्थ स्टेप क्या होगा भाई हमारा, जब वाटर वेपर हमें मिल चुका है तो वो राइज करेगा, और राइज करने के बाद क्या बनेगा, वो कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद क्या बनेगा, क्लाउड्स बनेंगे। समझ में आई बात आपको। और उसके बाद फिर हमारा दैट विल लेड टू द ग्रोथ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। अब आपको पता होगा फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं भाई, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपने एल्गी, जब फाइटोप्लैंक्टन बने लाइक एल्गी, तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन लाइफ। फिर उसके बाद हमें O2 मिलना स्टार्ट हुआ, एंड O2 स्टार्टेड कमिंग आउट एंड ऑल। तो ये पूरा प्रोसेस है एटमॉस्फेयर के बनने का। इसको इन शॉर्ट रखते हैं बिकॉज इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। बस ये आइडिया होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर हमारा बना कैसे, बस, और कुछ इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब आगे आते हैं थोड़ा सा, अब इनके ऊपर बात करते हैं। जो यहाँ पे फिगर रखा है ना मैंने, इसके ऊपर बात करते हैं, यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, यहां पे हमें क्या क्या चीजें समझनी है। देखो, सोर्स यहाँ पे एनसीईआरटी है मेरा, एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, कंसेप्ट है ना जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, वो पूरी वो वहीं से चैप्टर नंबर 8 या 9 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन वही चैप्टर है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी गैसेस हैं हमारे पास, जितने भी गैसेस आप देख लो, ऑलमोस्ट वो पूरे की पूरी गैसेस आपको 10,000 किलोमीटर के नीचे मिल जाएंगी। 10,000 किलोमीटर के नीचे मिल जाएंगी सारी गैसेस। लेकिन क्या पूरी की पूरी गैसेस सिर्फ 10,000 किलोमीटर तक जाती हैं? नहीं भाई, सारी नहीं जाती हैं। सच बताऊं आपको तो अप टू द 5.6 किलोमीटर,
बताइए, देखिए ये तो 10 किलोमीटर है, समझ लो आधे पे ही, अराउंड 50% गैसेस तो यहीं तक है। ये जो है ना 5 किलोमीटर के आसपास ही 50% गैसेस आपको वहां तक मिल जाएंगी। और अगर आप उससे और ऊपर जाते हैं तो 40 किलोमीटर, ये देखिए ये 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 किलोमीटर तक आपको 99% गैसेस मिल जाएंगी। और 80 किलोमीटर तक, यहां तक आपको 99% गैसेस सारी मिल जाएंगी, मान के चलो आप। मतलब 99 मतलब उससे भी मतलब मैक्सिमम गैसेस, 99 तो वापस रिपीट बोल दिया मैंने, अराउंड मतलब मैक्सिमम सारी गैसेस आपको यहीं तक मिल जाएंगी। मेसोपॉज तक आपको पूरी गैसेस मिल जाएंगी, ऊपर तो गैसेस भी नहीं, एक तरह से 9 आपको यहीं तक पूरी मिल जाती है। मतलब जो अपना कंपोजिशन जो गैसेस का है यहां तक होमोजीनियस आपको मिलेगा मेनोपॉज तक। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको गैसेस का कंपोजिशन होमोजीनियस नहीं मिलेगा, वो बेस्ड ऑन द डेंसिटी हो जाएगा आफ्टर द मेनोपॉज। ठीक है, चलिए वो भी समझाऊंगा क्या होता है, बट यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि टिल 5 किलोमीटर आपको 50% गैसेस मिल जा रही हैं। टिल अराउंड 40 किलोमीटर तक आपको 99% गैसेस मिल जाएंगी। और टिल 80 किलोमीटर तक बोलूं कि यहां पे होमोजीनियस कंपोजिशन होगा, ये भी बताऊंगा होमोजीनियस कंपोजिशन क्या होता है। तो गैसेस का होमोजीनियस कंपोजिशन होगा टिल 80 किलोमीटर, और उसके ऊपर होगा बेस्ड ऑन द डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस कंपोजिशन। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे समझते हैं कि हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे। देखो मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बुक खोल लूं और सीधा बताऊं ट्रोपोस्फेयर में होता है, मेसोस्फेयर में होता है, वो आप समझ जाओगे। इतना बता दूंगा कि उतना आपको आसानी से कर लोगे कि ट्रोपोस्फेयर में ऐसा होता क्यों है। चलो अब यहां पे बात करते हैं कि हमने एटमॉस्फेयर को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन का मेरा बेस क्या है, मैंने 3 तरीके से इसको क्लासिफाई किया। पहला मैंने इसको क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। आप पहले समझो कि कंपोजिशन क्या है भाई, किस कंपोजिशन में मैंने क्लासिफाई किया। आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेटेरोजीनियस मिक्सचर, आपने पढ़ा होगा। जैसे मैंने अगर एयर किसी चीज के अंदर मैं कंकड़ डाल दूं मैं, तो कंकड़ क्या होगा, वाटर के अंदर ही पानी का, आपने समझ लो एक लोटा पानी ले रखा है, उसके अंदर मैंने कंकड़ डाल दिया, कंकड़ क्या उसमें मिक्स हो पाएगा? नहीं, कंकड़ नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। क्यों सेटल डाउन हो गया कंकड़? क्योंकि कंकड़ की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ये बहुत बेसिक है, आपको मैं क्या समझाऊं, लेकिन बहुत बेसिक चीज है। उसी तरह से अगर उसके अंदर मैं चीनी घोल दो तो चीनी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा प्रॉपर। मतलब चीनी में बोलूं कि चीनी का एक होमोजीनियस मिक्सचर है वाटर के साथ, बिल्कुल जैसे सॉल्यूशन में आप पढ़ते हो, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर वेयर एज अ मड इज अ सस्पेंशन, दैट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसी तरीके से यहां पे टिल 80 किलोमीटर, ये देखिए यहां तक 0 से लेके 80 किलोमीटर तक जितने भी गैसेस हमें देखने को मिलते हैं उनका होमोजीनियस कंपोजिशन है। मतलब ऐसा कंपोजिशन है कि मतलब गैसेस एक दूसरे में मिली हुई हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर हम निकलते हैं मोर देन 80 किलोमीटर, इट स्टार्टेड अरेंजिंग, अपने आप को कैसे अरेंज करने लगते हैं, बेस्ड ऑन द डेंसिटी। आपको पता होगा जिसकी डेंसिटी गैस की ज्यादा होगी वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम होगी ऊपर। आपको पता है ना, जो भारी चीज होती है वो नीचे आती है और जो हल्की चीज होती है वो ऊपर जाती है, करेक्ट। तो इसी बेसिस पे हम यहां पे कंपोजिशन के बेसिस पे उसको हमने 2 तरीके से कैटेगराइज किया। क्या हो गया, पहला होमो और दूसरा हो गया हेट्रो। अब तुम पूछोगे मैं क्यों बता रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि होमो, अपना ये क्या होता है, अपना होमोस्फेयर क्या होता है, होमोस्फेयर। देखो तुम बोलते हो ना कि भाई क्यों बता रहा हूं, तुम बोलोगे यार हमने तो ये पढ़ा था यहां पे कि कितने स्पेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ये होमोस्फेयर कौन सी नई चीज आ गई? तो देखो अब होमोस्फेयर क्या होगा बताओ। अब मैं ऐसे लिखूं ट्रोपोस्फेयर प्लस स्ट्रेटोस्फेयर प्लस मेसोस्फेयर, इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, हेमोस्फेयर, सॉरी होमोस्फेयर बन जाएगा। क्या गलत बोल रहा हूं मैं, बताना। इन तीनों को ऐड करने के बाद ही तो बनेगा होमोस्फेयर। क्यों होमोस्फेयर बोला मैंने, बिकॉज यहां पे गैसेस का कंपोजिशन क्या होगा, होमोजीनियस होगा। तो अगली बार अगर होमोस्फेयर आए तो ये समझ लेना कि 0 से लेके 80 तक की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, जहां पे गैसेस का कंपोजिशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है, इसलिए इसको होमोस्फेयर बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये भूलना मत, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, इन तीनों की मैंने बात यहां पे की थी। होपफुली आपको ये देखो, अभी ये पहला कंसेप्ट था, अब समझ में आई आपको। मैं पूछूं व्हाट आर द पार्ट ऑफ द होमोस्फेयर, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए। मैं बोलो एरोप्लेन होमोस्फेयर में मूव करता है, तो बोलो हमने तो स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा था, होमोस्फेयर क्या है, और स्ट्रेटोस्फेयर तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो होमोस्फेयर में यहाँ पे तुम्हारा एरोप्लेन ना उड़ के जाओगे तुम, यहाँ पे दुबई इधर ही जाओगे तुम, इधर से जाओगे,
ठीक है, क्यों जाओगे? बिकॉज यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता, ये सब बताऊंगा, चिंता मत करो, समझ में आएगी होमोस्फीयर क्या होती है। अब बात करते हैं हेटेरोस्फीयर की। अब इसके ऊपर मेजोस्फीयर, मेनोपॉज के मेनोपॉज नहीं रे बाबा, मेसोपॉज के ऊपर, ठीक है, मेनोपॉज तो बायोलॉजी का पार्ट है। मेसोपॉज के ऊपर आप जाते हो तो जैसे ही आप ऊपर बढ़ने लगते हो, यहां पे जो आपको कैसे मिलेगा कि बेस्ड ऑन द डेंसिटी, यहां पे आपके जो गैसेस होंगे वो अरेंज होना चालू हो जाएंगे। जो जिस गैस की डेंसिटी कम वो ऊपर, जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा वो नीचे। तो बोलो कि भाई हेटेरोस्फीयर में क्या क्या आएगा, ये भी तो हेटेरोस्फीयर में क्या क्या आएगा भाई? तो हेटेरोस्फीयर में आपको आएगा थर्मोस्फीयर प्लस एक्सोस्फीयर। समझ में आ गई बात? देखो अब आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए, होमोस्फीयर मतलब नीचे की 3 लेयर और हेटेरोस्फीयर मतलब ऊपर की 2 लेयर। चलिए, तो ये पहला कंपोजिशन के बेस पे मैंने इसको अरेंज किया है। ये किया कि किताब में भी दे रखा है, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो। अदरवाइज सिर्फ रटते हैं कि एरोप्लेन कहां फ्लाई करेगा, कहां पे सैटेलाइट जाके आएगी, कहां पे क्लाउड बनेंगे, तो फिर तो रटते रहिए भाई, कंसेप्ट आपके कभी क्लियर नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलो अब जरा, एक तो आपको पहला कंपोजिशन के बेसिस पे बता दिया मैंने, इसको हमने कैटेगराइज किया है, करेक्ट। दूसरा मैं इसको कैटेगराइज करता हूं बेस्ड ऑन द फंक्शन, करेक्ट, फंक्शन के बेस पे। अब मैं आपको बोलूं कि फंक्शन क्या क्या है भाई। पहली चीज, अब यहां पे बताऊं आपको ओजोन कहां मिलेगा, आपको बताइए। ये जो आप देखते हो ना, ये देखो, ये तो 18 किलोमीटर है, वैसे 10 किलोमीटर, ये देखिए 10 है, ऊपर वाला 18 है, मतलब 15-16। और देखो हर एक बुक में थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा, तो आपको इतने डेटा में नहीं जाना है, बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऊपर तक 18 किलोमीटर तक, 15 से 18 किलोमीटर के बीच में आपको ट्रोपोपॉज मिल जाएगा। तो 0 से लेके 18 तक आपको ट्रोपोस्फेयर का पूरा रेंज है। चलिए, जितनी भी क्लाइमेटिक एक्टिविटी होती है सब ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। अब बात, ओजोन कहां मिलेगा बताइए? आपको लोअर लेयर ऑफ द इसमें मिलेगा, सॉरी, लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। तो ट्रोपोस्फेयर खत्म कहां हो रहा है? 18 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है, जिसको आप ट्रोपोपॉज बोल रहे हो, पॉज ले रहा है, ट्रोपोस्फेयर का पॉज है वो, और उसके ऊपर क्या हो रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रहा है। तो लोअर लेवल मतलब 18 से लेके 35 तक, इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो सॉरी, इसके ऊपर नहीं, जो चीज बताना चाहता हूं ओजोन की बात कर रहा हूं। देखिए, तो 18 से लेके 35 किलोमीटर तक मुझे क्या मिलेगा? मुझे ओजोन की लेयर मिलेगी, ठीक है। अब ओजोन करती क्या है भाई? ओजोन क्या करती है? ओजोन मेरे को प्रोटेक्ट करती है, किससे? यूवी रेस से, और वो लोअर लेवल पे अवेलेबल है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 18 से 35 किलोमीटर को मैं ओजोनोस्फीयर बोल दूं, क्या प्रॉब्लम है? ओजोनोस्फीयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओजोनोस्फीयर अगर मैं बोलता हूं तो, करेक्ट। और एक और चीज, अभी एक और चीज बताना चाहता हूं, ये जो पूरा रीजन होता है ना ओजोनोस्फीयर का, इसी के अंदर क्या होती है? आपकी एरोप्लेन उड़ती है। बोलोगे क्यों भाई, इसी में क्यों उड़ती है? क्वेश्चन देखो, ऑलवेज ज्योग्राफी को प्लीज रटने के हिसाब से मत करिए। अगर मानता हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी तो पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इट्स मोर लाइक अ साइंस, और उसको समझने की कोशिश करिए, रादर देन हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन मिलेगा आपको, हर चीज के पीछे, और जहां पे नहीं मिलेगा वहां पे ढूंढने की कोशिश करिए। अदरवाइज फिर डिफिकल्ट हो जाता है, फिर रटते रह जाते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे, यहीं पे क्यों उड़ती है एरोप्लेन, ये पता होना चाहिए ना। देखिए, यहां पे आपको टेम्परेचर पूरी तरह से कांस्टेंट मिलता है, आइसोथर्मल सिचुएशन होती है आपको 18 से 35 किलोमीटर के बीच में, आइसोथर्मल बोलते हैं इसे। मतलब यहां पे टेम्परेचर वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको, और जब टेम्परेचर वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको, तो जो मेटल फटीग होगा, मेटल फटीग मतलब जो कि मेटल का वियर एंड टियर होगा, वो बहुत कम होगा, और इसलिए ये सबसे फेवरेबल एरिया है जहां पे अपनी एरोप्लेन उड़ती है। और एक और चीज, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन भी होती है, क्लाउड्स इसके नीचे ही बनते हैं, तो दैट बिकम वेरी इजी टू नेविगेट एंड ऑल द थिंग्स। चलिए, तो मेजर रीजन तो यही होता है, आइसोथर्मल कंडीशन होती है। तो मैं अगर पूछूं कि ओजोनोस्फीयर किसका पार्ट है, तो ओजोनोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर का ही पार्ट है भाई, ओजोनोस्फीयर कोई अलग से स्फीयर नहीं है। ओजोनोस्फीयर इट्स स्टिल द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, लेकिन लोअर लेवल ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। होपफुली आपको चीज क्लियर होगी। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरे फंक्शन पे अगर मैं बोलूं आयनोस्फीयर, ये वर्ड सुनते हो ना, INO, क्या होता है? ION होता है ना, देख लेना है स्पेलिंग। आयनोस्फीयर, इतना स्पेलिंग करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आयनोस्फीयर, ठीक है। अब आयनोस्फीयर कहां मिलेगा? आपने सुना होगा कि जब आपकी टीवी का सैटेलाइट से जो रेज आपको आती हैं, रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, वो आपको थर्मोस्फीयर में मिलती है, करेक्ट, थर्मोस्फीयर में मिलती है। तो देखो, थर्मोस्फीयर के अंदर ही लॉट ऑफ आयन आर प्रेजेंट। कहां पे प्रेजेंट है भाई? थर्मोस्फीयर के अंदर ही बहुत सारी आयंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो भाई वो क्या करती हैं? चार्ज पार्टिकल वहां पे हैं, और आप
आपके सैटेलाइट, जब आप सैटेलाइट के रिफ्लेक्शंस वहीं से आते हैं, नेविगेशन सब वहीं से होता है। तो बेसिकली इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं, थर्मोस्फीयर को ही। तो कौन सा फंक्शन है भैया मेरा, एक तो आपको मैंने बता दिया ओजोन का फंक्शन, तो इसको बोलूंगा ओजोनोस्फीयर, इसको बोलूंगा मैं आयनोस्फीयर। तो मैं बोलूँ कि थर्मोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयनोस्फीयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसी के अंदर तो चार्ज पार्टिकल है। क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अपने को, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, आपने सुना होगा ना, एस्ट्रॉइड है, मिटियोर है, ये सब सुना होगा। जैसे ही धरती की तरफ बढ़ते हैं, बोलते हैं ना उल्का पिंड, हिंदी में बोलते हैं उसको। जब धरती की तरफ बढ़ रहे हैं, धरती माता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या होंगे, सुनते हो ना, धरती माता पे टकरा जाएंगे, सब सुना होगा आप लोगों ने, टीवी वाले बहुत बड़ा बड़ा के बोलते हैं। तो देखो, ये कुछ नहीं, जब मेसोस्फीयर में आने लगता है, हीट इतनी ज्यादा है यहाँ पे बर्न होना चालू हो जाता है। वो मेसोस्फीयर में क्या होना चालू हो जाता है, इट स्टार्टेड बर्निंग, ठीक है, बोलते हैं ना आग लग गई उसको, मतलब ठीक है। तो मेसोस्फीयर में जब घुसता है वो, तो उसको भाई हीट इतना ज्यादा है यहाँ पे कि उसको सीधा क्या बोलते हैं, इट कैचेस द फायर। तो मैंने 2-3 चीज आपको बताई यहाँ पे। अब देखो, इसे पढ़ने को सब पढ़ लोगे आप लोग, लेकिन समझ लो कि कहां कहां पे क्या क्या चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है। तो अब पूछो आयनोस्फीयर कहां है, आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए आयनोस्फीयर थर्मोस्फीयर का पार्ट है, बात खत्म। ओजोनोस्फीयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है। बोलो होमोस्फीयर क्या है, ये तीनों होमोस्फीयर है, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस कंपोजिशन है गैसेस का। हेट्रोस्फीयर क्या है, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, मतलब जहां पे गैसेस बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी अलाइंग है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, तो मैंने 2 तरीके से कर दिया आपको, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, दूसरा बेस्ड ऑन द अपना फंक्शन। चलिए, अब आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या है भाई, ये देखो सेम डायग्राम है, इसी को बार बार यूज करना, और क्या करना है। एनसीईआरटी का लिया हुआ डायग्राम है, फेवरेट डायग्राम है मेरा भी, आपका भी। चलिए, तीसरा है टेम्परेचर, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर में क्या है, देखिए थोड़ा सा समझिए अभी। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर जो अप टू ट्रोपोस्फीयर 18 किलोमीटर तक है, मान के चलिए, यही है भी वैसे। तो यहां पे क्या होता है कि जब आप हाइट बढ़ती है, हाइट इंक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। इसमें क्या होगा, हाइट बढ़ेगी लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। वैसे तो टेम्परेचर इन्वर्जन हमें ट्रोपोस्फीयर में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, वो कंसेप्ट अलग से हम पढ़ेंगे। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, बिकॉज यहां पे क्या होता है, ओजोन की लेयर होती है एंड स्टार्ट इट ऑब्जॉर्व द हीट, यूवी हीट ऑब्जॉर्व करती है। तो यहां पे उल्टा हमें देखने को मिलता है, जैसे हाइट बढ़ती है यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बिकॉज यहां पे ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट्स का और फिर उसको रेडिएट करती है, तो अगेन इट इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉरी उल्टा बोल दिया ना मैंने, नहीं सॉरी, इट सॉरी माय मिस्टेक। देखो जनरली क्या होता है, हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है, माय मिस्टेक, टोटली माय मिस्टेक। और स्ट्रेटोस्फीयर में उल्टा होता है, मैंने समझा अलग रहा हूं, बोला अलग है मैंने। तो देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, हाइट बढ़ती है, पूरा वापस लिख दो, ऐसी बेकार हैंडराइटिंग, उसमें कचरा करूंगा तो तुम बोलोगे ऐसी समझ में नहीं आता। देखो ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ेगी लेकिन टेम्परेचर घटेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, हाइट बढ़ेगी लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा साथ में, इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये मत समझना कि टेम्परेचर, कभी कभी डायरेक्टली ये भी देते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या मतलब होता है, हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तुमको लगेगा अरे ये तो हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा ना रे, अरे नहीं भाई, नॉर्मल जो फेनोमेना वो कहता है कि हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। क्यों घटेगा ये भी सोचो, क्यों घटेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, सोचो। देखो क्या होता है कि जब हम लोअर लेवल पे, देखो हायर टेम्परेचर है, बहुत सारे रीजन है उसके हायर टेम्परेचर होने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी हो रही हैं, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे एयर उठ रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हीट बढ़ रही है, एयर ऊपर जा रहा है, राइज कर रहा है। जब एयर जो उठेगा तो ऊपर जाके क्या बनाएगा, ऊपर जाके वो कंडेंस होगा, ऊपर जाके वो क्लाउड बनाएगा। तो बताओ ऊपर जाके जब वो क्लाउड बना रहा है तो उसको टेम्परेचर कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है, टेम्परेचर कम है ना भाई ऊपर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब तुम बोलोगे ग्रीन हाउस क्या होता है भैया, ग्रीन हाउस भी तो सुने हैं हम, कुछ ग्रीन हाउस होता है। देखो ग्रीन हाउस में क्या होता है कि जो जितने भी इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं वो ट्रैप कर देता है भाई, हमारा CO2 का एक लेयर बन जाती है और ऊपर वो नहीं जाने देती है, ठीक है। तो उसको ही पास ही नहीं करने देती है, कैसे बैरियर क्रिएट या चादर क्रिएट कर देती है,
बोले कि ऊपर तुम नहीं जाओगे, तुम नीचे ही खेलो जो खेलना है। चलो, तो ये बात है यहाँ पे। अरे यार क्या ले रहा हूं मैं। चलो अब यहाँ पे, अच्छा अरे बता कुछ हो रहा था, भटक गया, ये प्रॉब्लम बहुत होती है यार। चलो अभी थर्ड लेयर कौन सा है, मेसोस्फीयर। पहले वापस लिख दूं क्या, चलो। ट्रोपोस्फीयर में क्या था, हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। दूसरे केस में स्ट्रेटोस्फीयर में क्या था, हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। मेसोस्फीयर में अगेन, हाँ मेसोस्फीयर में हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर अगेन वही घटेगा, सेम प्रोसेस है वहां पे, ये बढ़ रहा है। अब अगला आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होगा, हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखो यहां पे नॉर्मल फिनोमेना, यहां पे नॉर्मल फिनोमेना, यहां पे टेम्परेचर का इन्वर्जन हो रहा है, यहां पे टेम्परेचर का इन्वर्जन हो रहा है। तो ए है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। अगेन टेम्परेचर का इन्वर्जन यहां पे क्यों होता है, बिकॉज यहां पे दुनिया भर के आयंस है, चार्ज पार्टिकल है, दैट लेड टू द इंक्रीज ऑफ द हीट एंड विच लेड टू द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इन द थर्मोस्फीयर। तो होपफुली आपको मैंने कंसेप्ट यहाँ पे कोशिश की होगी समझाने की मेरे तरीके से, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो प्लीज आप मैसेज कर देना, उस चीज पे और मैं मेहनत करके आपके लिए लेके आऊंगा। होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब यही बार बार तुम रटते रहते हो कि देखो सबसे पहले वाले में तो टेम्परेचर, हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है, किसी को दिमाग में रहे नहीं घटता है, इसमें मत रहो, दिमाग में रखो कि टेम्परेचर इन्वर्जन कहां पे होगा, कहां पे होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यूवी लाइट वहां पे ऑब्जॉर्व की जाती है बाय ओजोन, वहां पे हीट इंक्रीज हो जाता है। तो जहां पे हाइट के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है वहां पे बोलते हैं इन्वर्जन हो रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। और रेगुलर प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सारी की सारी चीज यहाँ पे होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो थिन लेयर होती है एयर की, और वहां पे कंडेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और क्या बताऊं आपको मैं, अब जरा इसके, अब तुम तो बोलोगे तो तुम बता दिए, जरा हमको किताबी नॉलेज पे बताओ। चलो किताबी नॉलेज पे आते हैं जरा। ये देखो ये सब, अब तुम पढ़ नहीं लोगे, ये सब बताओ। डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस एंड डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड। यही तो बता रहा था, डेंसिटी ऑफ द एयर बताया था कि नहीं बताया था, अब बताओ। हवा ऊपर जा रही है, काफी वो है, पतली है, ये सब बताया था ना आपको। ऊपर जाके क्या बनेगा, क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, सब तो बताया था। ड्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मो, देखो आइनोस्फीयर इसी को कहते हैं। क्यों आइनोस्फीयर कहते हैं बता दिया है मैंने आपको। एक्सोस्फीयर ये तो आउटोस्फीयर होता है, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, यहाँ पे जो गैसेस होते हैं, मेनली हीलियम मिलेंगे आपको और हाइड्रोजन यहाँ पे आपको मिलेगा, ये आउटर स्फीयर भी बोलते हैं इसको कभी कभी, ठीक है। चलिए आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। लोएस्ट लेयर होता है, देखिए एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है। अब देखिए अलग अलग जगह पे है भाई, 8 किलोमीटर पोल पे, 18 किलोमीटर इक्वेटर पे, दोनों का एवरेज लेके यहाँ पे डाल दिया है। तो एवरेज हाइट 13 ले लो, 15 ले लो, 18 ले लो, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाइट में इतना मरना नहीं है। थिकनेस इसकी इक्वेटर पे बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज वहां पे कन्वेंशनल कंट्री, अभी भी समझाता हूँ क्यों ज्यादा होती है भाई, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जो हमारे सूरज भगवान है, अब बताओ इक्वेटर पे डायरेक्ट रहेंगे कि पोल्स पे डायरेक्ट रहेंगे, खुद सोचो। इक्वेटर पे डायरेक्ट रहेंगे ना, इक्वेटर पे उनकी जो क्या बोलते हैं वेव्स है वो डायरेक्टली हिट करेंगी, तो उसकी वजह से वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे आप देखोगे कि वहां पे जो वार्म एयर है वो राइज करेगी, बिल्कुल उठेगी ना ऊपर, एंड उसकी वजह से कन्वेंशनल करंट या फिर बोलो कि हीट मॉइस्चर वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब ऊपर मतलब अपने इस पे जाएगा, अरे बाबा टॉप पे जाएगा बेसिकली। और उसकी वजह से हमको देखने को मिलेगा कि वो ट्रोपोस्फीयर वहां पे थिक रहेगी और पोल्स पे कम रहेगी, बिकॉज पोल्स से उस लेवल का हमें इवोपरेशन देखने को नहीं मिलता है। बिकॉज पोल्स पे अगर आप देखोगे तो उस लेवल का आपको हीट नहीं मिलेगा, उस लेवल पे आपको वाटर बॉडीज उस लेवल का आपको नहीं मिलेगी कि उतना इवोपरेट कर पाए। तो दैट्स वाई आपको थिकनेस ज्यादा मिलती है इक्वेटर पे और पोल्स पे आपको कम मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज ऑल्सो द PYQ, ठीक है। डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, एक तरह से सारी चीज आपकी ही होती है। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं लैप्स रेट। क्या कहते हैं इसको, लैप्स रेट। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसको कैसे निकाला भाई हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, ये ऐसे निकाला कि उन्होंने देखा कि पोल्स पे तो अलग सिस्टम चल रहा है, क्योंकि देखो अलग अलग, आप खुद समझ रहे हो ना कि यार ये तो हर जगह सेम नहीं होगा, इक्वेटर पे अलग होगा, पोल्स पे अलग होगा। तो उन्होंने बोला दोनों का एवरेज ले लो भाई, क्योंकि इस तरह तो हम पगला जाएंगे कैलकुलेशन करते करते। तो इट्स एवरेज ऑफ द पोल्स एंड द इक्वेटर। चलिए, तो जितनी आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जितने आपके सारे काम होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, वो सब कहां होता है, सब ट्रोपोस्फीयर में होता है। यही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया। अब बोलेगा कि थिकनेस कहां जाता है, अरे भाई वार्म करंट कहां, सॉरी वार्म एयर कहां पे राइज होती है,
इक्वेटर पे होती है, पोल्स पे कम होती है। तो पोल्स अब डस्ट पार्टिकल आपको ज्यादा कहां मिलेंगे बताइए? डस्ट पार्टिकल आपको ज्यादा मिलेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन आपको ज्यादा कहां मिलेगा? आपको ज्यादा इक्वेटर पे मिलेगा, पोल्स पे कम मिलेगा भाई। ये सोचने वाली बात है यार। चलिए अगला है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज बेसिकली एक बाउंड्री होती है आपको, बेसिकली जहां पे नियरली टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो जाता है। और ट्रोपोपॉज का भी अलग अलग है। इक्वेटर पे -80 डिग्री सेल्सियस मिलेगा और -45 आपको पोल्स में मिलेगा। अगेन इसका रीजन समझिए क्या है। अभी आपने क्या पढ़ा था कि इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फेयर वो क्या थिक है, वहां पे ज्यादा वार्म करंट है, वार्म एयर है वहां पे, ठीक है। और उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वहां पे ज्यादा कोल्डर होगा जब हम हाइट पे। इसलिए यहाँ पे हाइट कितनी है? हाइट यहाँ पे 18 किलोमीटर है, यहाँ पे हाइट 13 किलोमीटर है भैया। हमने पढ़ा था ना ऊपर, ये देखो किधर कह रहे हो, देखो ये 13 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर है यार, सॉरी 8 किलोमीटर तो एवरेज ले रहा था। अब अंतर बताओ, एक 18 किलोमीटर और एक 8 किलोमीटर, अंतर नहीं मिलेगा आपको टेम्परेचर दोनों का डिफरेंस में? बिल्कुल मिलेगा आपको। क्यों? बिकॉज ये ऊपर क्यों है इतना, ये आपको बताया था। इतना डेंस क्यों, ये भी बताया था आपको मैंने। वार्म एयर वहां पे राइज हो रही है, ठीक है, वहां पे स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन करंट क्रिएट हो रहा है और वहां पे थिकनेस उसकी ज्यादा मिलेगी आपको। सिंपल सी बात है। चलिए, और रीजन क्या है ये सब होने का? रीजन क्या है? कि वहां पे सनलाइट ज्यादा मिल रही है यार एज कंपेयर टू पोल्स। तो दैट कॉज द एयर टू गेट वार्म, एक्सपैंड, एंड दैट लेड टू द थिकर एटमॉस्फेयर एट द थिकर ट्रोपोस्फेयर। चलिए अभी देखिए इसका 50 किलोमीटर तक है, इतना उतना या इतना नहीं पूछा जाता। अब देखिए अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे ऑब्जॉर्व होती है कहां पे? कहां पे? ये लोअर लेवल ऑफ दैट स्ट्रेटोस्फेयर है, जो ओजोनोस्फेयर जिसको मैं बोलता हूं, अप टू कितने किलोमीटर? मैंने 35 किलोमीटर बताया था ना, तब 18 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन मिल जाएगा। ओजोन का देखिए आइडियल फॉर द जेट एयरक्राफ्ट, क्यों? स्टेबल वेदर कंडीशन, वही टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट रहता है। बाकी मेसोस्फेयर 50 से लेके 80, क्या होता है यहाँ पे? कोल्डेस्ट लेयर है भाई। और मिटियोर बर्न, सब यही तो बताया था आपको मैंने। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से हीट वेट बहुत ज्यादा है, बता तो दिया तुम लोगों को पहले ही। द अपर लिमिट इज कॉल्ड मेनोपॉज। अरे माई मिस्टेक यार, मेनोपॉज क्यों बार बार रहा? मेसोपॉज ये होता है जब 10 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो ना, बायो भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, हिस्ट्री भी पढ़ो, ये प्रॉब्लम हो जाती है, इधर का उधर हो जाता है। चलो, थर्मोस्फेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, आयनोस्फेयर भी बोलते हैं इसीलिए इसको। रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। कम्युनिकेशन इन टेम्परेचर इंक्रीजेस विद अल्टीट्यूड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन, ठीक है। अब आपको देखो वही तो बताया था आपकी, अगेन यहाँ पे आयन साइड ऑब्जॉर्व इट एंड देन। चलिए अब अपर मोस्ट है यहाँ पे, जितना यहाँ पे लाइट गैस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन यहाँ पे रहेंगे, तो इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सोस्फीयर के बस इतना ही पूछा जाता है कि हाईएस्ट लेयर है। अब बताओ मुझे इसमें कुछ तुम्हें डाउट, समस्या, दिक्कत? मेरे को तो नहीं लगता है। अगर होगी तो प्लीज मैसेज करना, कमेंट करना, दैट आई विल टेक केयर। चलिए आगे बढ़े अभी। अब इसके ऊपर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हें एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के ऊपर कोई डाउट होगा। बस दिमाग में रखना, होमोस्फेयर क्या है, हेट्रोस्फेयर क्या है, ओजोनोस्फेयर क्या है, आयनोस्फेयर क्या है, और टेम्परेचर का इन्वर्जन दिमाग में रखना। टेम्परेचर कहां पे बढ़ रहा है, कहां पे हाइट के साथ बढ़ता है, कहां पे घटता है, ये बस वही दिमाग में रखना है। एक टेबल बना लेना है, मोर देन इनफ हो जाएगा। अब जरा इनको भी तो देख लो। तुम बोले तुम तो पढ़ लिए, हमको भी पढ़ लो जरा। चलो अब जरा गैसेस पे पढ़ लेते हैं। तुम बोले उल्टा क्यों पढ़ा है? इसलिए पढ़ा है क्योंकि गैसेस के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा का क्वेश्चन हमें आता है अपना इसके ऊपर, एटमॉस्फेयर के जो कंपोजिशन है उसके ऊपर। अब बताओ एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, 99% ऑफ द टोटल गैसेस कहां मिल जाती है? 32 किलोमीटर, मैंने 40 किलोमीटर बोला था, कुछ गलत बोला था क्या? नहीं बोला था मैंने। कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, ठीक है। मतलब कोई कलर वलर देखते हो, एयर का कोई कलर है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, कुछ कलर है उसका? नहीं है भैया, कहां कलर मिलेगा आपको? चलिए, तो मेरे हिसाब से ये पार्ट तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको मैं। कंपोजिशन, गैसेस हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है। देखिए ऑक्सीजन बिकम नेग्लिजिबल एट 120 किलोमीटर अबव द अर्थ। CO2 आपको मैक्सिमम 90 किलोमीटर तक मिल जाएगा, क्योंकि CO2 अगेन आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा हैवी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन थोड़ी लाइटर है तो ऊपर तक चली जाती है, बाकी और कोई रीजन यहाँ पे नहीं है। चलिए अब गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, CO2 काफी वाइट क्या है? ट्रांसपेरेंट इन सोलर रेडिएशन, लोग ओपेक इन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो इंफ्रारेड रेडिएशन वापस जाती है ना, रिटर्न जाती है, उसको क्या करता है? ट्रैप कर लेता है वो। इसलिए बोलते हैं कि अगर CO2 की लेयर बन जाती है तो दैट्स क्रिएटेड द एक्सेस हीटिंग, ठीक है। यही होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, इसको ट्रैप कर लेता है वो। ओके चलिए, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट दैट, वही है आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट बता रहा है यहाँ पे। एज द वॉल्यूम ऑफ CO2 इंक्रीजिंग ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल लीडिंग टू राइज इन द एयर टेम्परेचर। ओजोन 10 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, वही क्योंकि मेनली 10 से 50 तो छोड़ दो, मेनली आपको कहां मिलेगी? वो 18 से लेके 35 के बीच में ज्यादा मिल जाएगी। क्या करेगी? एक्ट एज अ फिल्टर, यूवी रेज को रोकती है। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, ये होता है। वाटर वेपर का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हर एक लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है जब मैं वाटर वेपर की यहां पे बात करता हूं, तो प्लीज समझिए इसको जरा। देखो अब लिखा है वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट मे कॉन्स्टिट्यूट 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। ट्रॉपिक्स की बात हो रही है। ट्रॉपिक्स पे क्या होता है? ट्रॉपिक्स पे हमारे सूरज भगवान की लाइट क्या जाती है? फुल ऑफ जाती है, डायरेक्ट करती है। वार्म एयर राइज करते हैं वहां पे, बिल्कुल वहां पे आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ वेपर इवापोरेट होके मिलेगा, तभी तो, वही तो बोला ज्यादा मिलेगा। ड्राई एंड कोल्ड रीजन मतलब डिजर्ट में, पोलर एरिया में आपको वहां पे पहली बार डायरेक्ट हीट ही नहीं मिल रही है, तो इवापोरेशन कहां से होगा? वहां पे एयर के अंदर आपको वेपर कहां से मिलेंगे? और डेजर्ट एरिया में पानी तो रहना चाहिए ना उस लेवल का, इसलिए यहां पे आपको कम मिलेगा। इसलिए देखो डिक्रीजेस फ्रॉम द, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर वेपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा, पोल्स पे कम होगा। इक्वेटर पे क्यों ज्यादा होगा? सनराइज डायरेक्टली पड़ रही है वहां पे हीट क्या बोलते हैं, वहां पे इवापोरेट होगा। और ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आपको पानी की कमी, पानी दबा के भरा पड़ा है इक्वेटर के पास, पूरे समुद्र है, तो वहां पे इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन ज्यादा होगा तो आपको एयर के अंदर मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा, मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा तो ऑफकोर्स वही वाटर वेपर मिलेगा। ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ सोलर रेडिएशन, एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड ऑफकोर्स ये बात है वाटर वेपर करते हैं, सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करते हैं, हीट मेंटेन करने का काम करते हैं, एज अ थर्मल ब्लैंकेट मतलब हीट को मेंटेन करने का काम करते हैं। ओके, रेगुलेट द टेम्परेचर, प्रिवेंट एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट, ये सब तो बहुत बेसिक चीजें आपको पता होगा। चलिए डस्ट पार्टिकल, अब बचाओ ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डस्ट पार्टिकल का रोल क्या है। बताओ भैया डस्ट पार्टिकल का रोल क्या है, मिलेगा आपको। देखो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, एक्ट एज अ आई का काम करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन में। देखते हैं क्या क्या सोर्स है भाई, ये तो देखो पढ़ लो, सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, सब धूल गर्दा जो उड़ रहा है ना, ये सब वही है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्यों भाई अपर लेयर तक क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि ऊपर तक बढ़ते बढ़ते जब उनको ये मिल जाती है, वार्म एयर मिल जाती है, उनके साथ बोलते रुको रुको रुको, क्लाउड बनाना है, कंडेंस होना है, कहां ऊपर जा रहे हो? ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग हमें कन्वेंशनल करंट ऊपर नहीं मिल पाता है, दैट्स व्हाई इट कंटेन्स देयर ओनली। एंड आपको मतलब लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बोलने का मतलब है कि आपको 12-13 किलोमीटर तक मिल जाएंगे। ठीक है, कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय कन्वेंशनल एयर करंट, लेकिन उतना मिलेगा तब। ज्यादा कहां मिलेंगे? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में रीजन में, बिकॉज यहां पे ड्राई विंड्स है ज्यादा, अपने क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा धूल गर्दा सब ऊपर उठा के ले जाएगी तो बिल्कुल मिलेगा। लोअर कॉन्सेंट्रेशन आपको इक्वेटोरियल और पूरा रीजन में काफी इसकी क्वांटिटी कम मिलेगी। ठीक है, चलिए क्लाउड फॉर्मेशन में काम करता है, इट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एज अ सेंटर काम करता है, इसके अराउंड आपके क्लाउड फॉर्म करते हैं। बिकॉज वाटर जब वेपर ऊपर जा रहा है तो इट नीड अ काइंड ऑफ पार्टिकल टू सेटल ऑन इट, उसके ऊपर वो सेटल होगा, तो ये चीज है। तो वाटर वेपर फिर इसके अराउंड कंडेंस होता है और क्लाउड फॉर्म करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द डस्ट। डस्ट का रोल है कि इट हेल्प इन द क्लाउड फॉर्मेशन। चलिए तो ये सब आपको बता दिया मैंने, पूरा ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा दिया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अदरवाइज मेरा दिल नहीं मानेगा कि क्वेश्चन नहीं हुए। मेरे साथ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल एल्टीट्यूड। कहां भाई? ऑल एल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड पे नहीं है। ऑक्सीजन इज नेग्लिजिबल अबाउट 120 किलोमीटर, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू, बिल्कुल सही है, पढ़ा हमने। तो पहला वाला तो गलत हो जाता है। चलिए which of the following statement is correct regarding the carbon dioxide in the atmosphere? It is opaque to both incoming, नहीं opaque दोनों को नहीं होता। आउटगोइंग के लिए वो बिल्कुल फ्री है, इनकमिंग के लिए बिल्कुल फ्री है, वो भले आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउटगोइंग के लिए ओपेक हो जाता है वो। नो रोल इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, क्यों नहीं भाई? टेम्परेचर रेगुलेशन में क्यों नहीं रोल प्ले करता है? फालतू में ज्यादा CO2 बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इट एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट सम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिल्कुल 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 सी वाला सही है। चलिए Which layer of the atmosphere contain ozone layer? बताओ भाई स्ट्रेटोस्फेयर, लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ना। ट्रोपोस्फेयर में जितनी क्लाइमेटिक एक्टिविटी होती है, क्लाउड फॉर्मेशन यहीं पे होता है। मेसोस्फेयर में क्या होता है? मीटियोर्स बर्न होते हैं, जो कि वहां पे फ्रिक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन होता है, मीटियोर बर्न होते हैं। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? आइनोस्फेयर बोलते हैं इसको, सैटेलाइट के रिफ्लेक्शंस, जो आपके रेज के रिफ्लेक्शन यहीं से आते हैं। चलिए विद रेफरेंस टू द ट्रोपोस्फेयर कंसीडर द फॉलोइंग। इट इज अ लो, अच्छा ट्रोपोस्फेयर इट इज द लोएस्ट लेयर, हाँ भाई। ऑल वेदर क्लाइमेट, हाँ। द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है, गलत है। जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अपना थर्मो में इंक्रीज होता है, तो यहां पे थर्ड वाला गलत है। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग, ये देखिए इसको लैप्स रेट बोलते हैं। 1 डिग्री पे, 1 डिग्री कब हो रहा है? 165 मीटर पे हो रहा है। किस पे बोला? मेसोस्फेयर। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हाँ ठंडा बहुत है। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद अल्टीट्यूड ऑफ इन द लेयर, टेम्परेचर देखो थोड़ा सीक्वेंस बना है, ट्रोपो स्ट्रेटो मेसो, मेसो में क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो ये गलत हो गया। मीटियोर बर्न, हाँ बिल्कुल, तो पहला तीसरा सही है। चलो
द थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर, क्यों? हाई लेवल ऑफ वाटर वेपर है, नहीं चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर, इसीलिए। कंसिडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ डस्ट पार्टिकल, क्या है? सी सॉल्ट है, स्मोक सूट है, सब कुछ है यहाँ पे। मिट्योर, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, ये तो डिसइंटीग्रेशन कैसे होगा? ऐसा है, चलो इसको भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। With reference to the water vapor in the atmosphere, consider the following. Its concentration is highest at the polar. देखो वाटर वेपर कहां पे ज्यादा होगा? पोलर पे नहीं होगा, इक्वेटर पे ज्यादा होगा। इट एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड रिटेन अर्थ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेंटेन अर्थ को, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इट प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर एंड इन्फ्लुएंसिंग द एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, तीसरा भी सही है। ठीक है, चलिए। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू जेट एयरक्राफ्ट, कहां? स्टेटों में घूमेंगे ना, यहीं पे तो घूमोगे तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एक्सोस्फेयर, क्या करता है? कोल्डेस्ट नहीं है, कोल्डेस्ट तो मेजो है अपना। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, ये तो अपना स्ट्रेटो है। इट एक्सटेंड इंडेफिनेटली इनटू द स्पेस, हाँ आउटर स्पेयर है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरा। इसके अंदर हीलियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, हीलियम और हाइड्रोजन लाइट गैसेस है इसके अंदर। तो ये था, होपफुली आपको पसंद आएगा। और बताइए कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है, प्लीज मैसेज कर दिया करिए, कमेंट कर दिए, मैं उसको बना दूंगा। ज्योग्राफी वैसे मुझे पसंद है, बस ये है कि पॉलिटी ज़्यादा पसंद है, हिस्ट्री उससे भी ज़्यादा पसंद है, लेकिन थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स मैं करा दूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मैसेज करिए मुझे किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो। अभी मेरे दोस्तों ने थोड़ा मैसेज किया कि रॉक के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर चाहिए, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा, और बाकी भी काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।